और दोस्तों आशा करते हैं कि आप सब बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल भी रही होगी। जिस तरह से दोस्तों 16 मार्च आज से रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का सीबीटी 1 का पेपर हो चुका कम्प्लीटली आपका। और हमारा जो आज का एनालिसिस है वो जनरल अवेयरनेस को लेकर के है, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और देन इसके साथ साथ दोस्तों इसके रिगार्डिंग जो भी इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा जो आपके आने वाले पेपर्स में काफ़ी हेल्प करेगा, तो वहाँ पर भी जो है डिस्कशन बेसिकली आपका किया जाएगा दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पार्टिकुलर सेशन का, जिसमें कई सारी चीज़ें हैं, कई सारा एंगल है जिसको डिस्कशंस किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अच्छा हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि जिन बच्चों को लगता है कि आने वाला जो पेपर आपका यूजी है, मतलब अंडर ग्रेजुएट आरआरबी एनटीपीसी के अंदर, या फिर आपका अपकमिंग जो ग्रुप डी का पेपर है, तो बहुत जल्द हमारा ये एक छोटा सा कंपाइलेशन आएगा पूरा, लगभग आपका 16 तारीख से 27 मार्च के 20 में। और जिन बच्चों को ये पूरे स्विफ्ट एनालिसिस अच्छे से चाहिए, मतलब कि हैंड आउट नोट्स प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, तो आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और साथ साथ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये सेशन ख़त्म हो जाएगा पूरा 16 से 27 मार्च का पूरा स्विफ्ट का कंप्लीट एनालाइज हो जाएगा, तो एक पीडीएफ फॉर्मेट्स में मैं ये रिलीज़ कर दूंगा ओवरऑल। तो जिन बच्चों को ये चाहिए बाद में, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे आज के पार्टिकुलर सेशन में कहाँ कहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन आया दोस्तों आपका, तो यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया आज के पार्टिकुलर सेशन में कि विच यूरोपियन पावर वाज द फर्स्ट टू कम टू इंडिया 1498 एंड द लास्ट टू लीव 1961। मतलब ये आपका पहला क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया दोस्तों। और इसमें जो हमारा चैप्टर है अराइवल ऑफ द यूरोपियंस के नाम से, जिसमें क्वेश्चन सिंपल ये पूछा गया कि यूरोपियन जो पावर है, पहला कौन था जो भारत आया 1498 में, और लास्ट जो है लीव 1961 में किया। तो सिंपल इसका जो आंसर है दोस्तों आपका हो जाएगा पोर्तुगीज़। तो वास्को डी गामा जो पोर्तुगीज़ की तरफ से है वो 1498 में बेसिकली दोस्तों आपका आया। तो वास्को डी गामा पहली मरतबा जो लैंड किया था कैलीकट में, और कैलीकट केरला में पड़ता है। तो वहाँ पर एक रूलर थे जैमोरिन के नाम से, जो उसको जो है ना स्वागत किए थे उसका बेसिकली आपका। फिर वंस अगेन वास्को डी गामा सेकेंड टाइम जो है भारत वंस अगेन 1501 में आया दोस्तों आपका, 1501 में। और देन इसके बाद फिर आपका यहाँ से पोर्तुगीज़ का सेटलमेंट हुआ, और देन उसके बाद फिर पोर्तुगीज़ का फैक्ट्री का भी सेटअप हुआ दोस्तों आपका ओवरऑल। तो अगर हम बात करेंगे लास्टेड का कब तक, तो 1961 में। देन इसके बाद इनको जो है गोवा दमन एंड दीव से जो है भगाया गया 1961 में, कह सकते हैं, मतलब भारत की आज़ादी के बाद। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम पोर्तुगीज़ की बात करेंगे तो कई सारा एक्स्ट्रा फैक्ट्स और भी है कि जैसे भारत में अगर हम बात करेंगे तो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो पोर्तुगीज़ ने दिया है, जैसे टोबैको का कल्टीवेशन हो गया, पोटैटो, पाइनएप्पल, चिलीज़, टोमेटोज़, ग्राउंड नट, कोकोनट, ये तमाम चीज़ों का कह सकते हैं जो कल्टीवेशन का कंट्रीब्यूशन जो दिया है आपका, वो पोर्तुगीज़ दिया है दोस्तों ओवरऑल। इसके साथ साथ पोर्तुगीज़ ने भारत में पहली दफ़ा पहला प्रिंटिंग प्रेस भी लगाया था गोवा में 1556 के आसपास, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। और अगर आपसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अब तो आपको ये चैप्टर तो पढ़ना ही होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा ही दोस्तों ओवरऑल, ठीक है। तो अगर आपके मान लीजिए पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए बेसिकली कि पोर्तुगीज़ का जो है बेसिकली आपका अलग अलग जो गवर्नर आया था, जैसे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है उसको लॉन्च किया था। उसके बाद एल्बुकर्क जो उसका एक सेकंड गवर्नर था, जिसको पोर्तुगीज़ का रियल फाउंडर कहा जाता है, तो उसने एक सिस्टम जो है लॉन्च किया था दोस्तों आपका कार्टर सिस्टम के नाम से। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है पोर्तुगीज़ के लेकर के आपको पता होना चाहिए, जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चंस बन सकता है दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। तो आज के सेशन का हमारा जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में जो है ना भारत डिफीट किया था किस टीम को 2025 में बेसिकली दोस्तों आपका। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं न्यूजीलैंड के बारे में ओवरऑल। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये जो टॉपिक से क्वेश्चन आया है करंट अफेयर से पूछा गया है, ठीक है, करंट अफेयर से पूछा गया है। तो आपको ये भी सेक्शंस पे ध्यान देना होगा, स्पोर्ट्स का सेक्शन, वहाँ से भी आपके अपकमिंग शिफ्ट में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपके रिसेंट अपॉइंटमेंट से है कि व्हाट इज़ द डेजिग्नेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब देखिए, अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो एक तरह का यूनियन टेरिटरी है दोस्तों। तो यूटीज़ में क्या होता है कि एलजी का एक पावर होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको हेड करते हैं, जैसे जिस तरह से किसी भी स्टेट में जो सीएम होता है वो उसको हेड करता है मान लीजिए।
तो यूनियन टेरिटरी जो होती है वो सेंटर के कंट्रोल में रहता है और यूटीज़ को जो हेड करने वाले होते हैं वो एलजीज़ होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एलजी। तो करंट में अंडमान एंड निकोबार के जो एलजी हैं उनका नाम एडमायरल डीके जोशी हैं, जो रिटायर्ड पर्सनल है ओवरऑल, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया बेसिकली दोस्तों आपका मिडिवल हिस्ट्री के पार्ट से, और इसमें क्वेश्चन पूछा गया आपका दिल्ली सल्तनत से। तो अब यहाँ पर ये भी है दोस्तों आपका कि दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो आने वाले शिफ्ट में आपको पढ़ करके जाना होगा दिल्ली सल्तनत को, चाहे वो स्लेव डायनेस्टी हो, खिलजी हो, तुगलक हो, सईद हो, या फिर आपका लोधी डायनेस्टी हो। 1206 से लेके 1526 तक, मतलब बैटल ऑफ पानीपत तक दोस्तों पहला, और फिर उसके बाद मुग़ल से तो क्वेश्चन अभी देखा नहीं गया है, लेकिन मुग़ल्स भी पढ़ लीजिएगा बिकॉज वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका कि हु फॉर्मली इंट्रोड्यूस द एकता सिस्टम, मतलब वहाँ पर पॉलिसी ये सब देखना होगा आपको कि एकता सिस्टम दिल्ली सल्तनत में कौन शुरुआत किया था। तो आपका सिंपल आंसर हो जाएगा शमशुद्दीन इल्तुतमिश के नाम से। शमशुद्दीन इल्तुतमिश जो है दोस्तों आपका वो स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करता है, और इसका जो शासन था दोस्तों दिल्ली सल्तनत के अंदर वो 1210 के आसपास से लेके 1236 के आसपास था। और इल्तुतमिश के दौर में दिल्ली सल्तनत के अंदर स्लेव डायनेस्टी का जो कैपिटल था दोस्तों आपका दिल्ली था। ये भी आपको ज़रूर फैक्ट्स में, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में रिमेंबर रखना है। देन इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अंडर विच प्रोविज़न ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी से पूछा गया है, पॉलिटी के सेक्शन से, कि भारत के संविधान में अंडर विच प्रोविज़न ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि जितना आप काम कीजिएगा उतना ही आपको मतलब बराबर का पैसा सबको मिलेगा। तो भारत के संविधान में कौन से आर्टिकल में है। तो आपका सिंपल आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 39D दोस्तों आपका, और ये बेसिकली पार्ट होता है डीपीएसपी का। तो जो बच्चे बिल्कुल नए हैं मान लीजिए, तो डीपीएसपी का जो फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, और बेसिकली ये हमारे संविधान का बहुत ही बेहतरीन एक पार्ट है, जो पार्ट नंबर कह सकते हैं आपका पार्ट नंबर 4 में आता है, और आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी का बात किया जाता है। तो अब डीपीएसपी भी आपको पढ़ना होगा पॉलिटी के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से दोस्तों, वहाँ से भी क्वेश्चन पेपर आपका आगे के शिफ्ट में बन सकता है। देन इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला जो क्वेश्चन हमारा बना था दोस्तों ये बेसिकली करंट अफेयर से, सॉरी ये भी हिस्ट्री से था, कि हु वाज द एडिटर ऑफ द इंग्लिश वीकली जर्नल यंग इंडिया, मतलब यंग इंडिया का जो एडिटर थे, जो वीकली पब्लिश होता था इंग्लिश लैंग्वेजेस में, इसके एडिटर जनरल बेसिकली कौन थे। तो यहाँ पर आपका सिंपली आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका महात्मा गांधी जी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह का प्रकार का लाला लाजपत राय साहब भी एक मतलब के फाउंडेड किए थे यंग इंडिया 1916 के आसपास। तो ये भी आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली आपको रिमेंबर रखना है, यहाँ से भी आपके पेपर में क्वेश्चंस बेसिकली बन सकता है ओवरऑल, ठीक है। तो इसको भी आपको रिमेंबर रखना है दोस्तों। देन इसके साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, मान लीजिए कि एक और न्यूज़पेपर है न्यू इंडिया के नाम से, तो इसके बेसिकली एडिटर कौन थी। तो आपका एनी बेसेंट थी। और इसके बाद आपका अल हिलाल नाम का भी एक न्यूज़पेपर था जिसके कह सकते हैं एडिटर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से। तो ये था हमारा टोटल 6 क्वेश्चन, है ना, आउट ऑफ 40 क्वेश्चन कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस में। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन कि आरआरबी ने, रेलवे एनटीपीसी ने और क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। हालांकि पहला शिफ्ट में क्या था दोस्तों आपका कि मॉडर्न हिस्ट्री का डोमिनेंस थोड़ा देखा गया। आप देख ही सकते हैं कि कई सारा जो क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से जो पूछा गया है। तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आपका सिंपल क्या पूछा गया था कि बरदौली सत्याग्रह जो है, जो 1928 में हुआ था, तो इसको बेसिकली लीड कौन किए थे। तो बरदौली जो सत्याग्रह है उसको जो लीड किए थे दोस्तों आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको नाम याद रखना है। और इसी सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो है ना सरदार का टाइटल भी मिला था। वहाँ की महिलाओं ने इनको टाइटल सरदार का दिया था बेसिकली। और इस पार्टिकुलर पूरे मूवमेंट्स में जो मेन इशू क्या था कि लगभग 30% जो है ना आपका लैंड रेवेन्यू जो है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या पूछा गया था आज के शिफ्ट में कि भारतीय रेलवे ईयर बुक जो 19 और 20 में रिपोर्ट आया था, मतलब अब ये रिपोर्ट्स भी आपको पढ़ना होगा बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन अपकमिंग्स डेज में जो है बन सकता है कि व्हाट वाज द टोटल रूट लेंथ ऑफ द इंडियन रेलवे नेटवर्क। तो भारत का पूरा जो है रेलवे नेटवर्क कितना लेंथ में है। तो ये लगभग आपका 67,956 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों। और अगर आपसे क्वेश्चन अपकमिंग शिफ्ट में ये पूछ ले कि बताइए लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है जहाँ पर लार्जेस्ट नेटवर्क है,
तो वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, लगभग आपका 9000 किलोमीटर के आसपास दोस्तों। अच्छा, इसके बाद आपका क्वेश्चन देखा गया बेसिकली आपका 9th नंबर वो इकोनॉमिक्स के सेक्शन से, कि यूनियन बजट जो आपका 26-27 था, कि व्हाट इज़ द न्यू इंक्रीज एफडीआई लिमिट। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें बाहर देश से भारत के अंदर पैसा आता है दोस्तों। तो इंश्योरेंस के सेक्टर में प्रीवियस जो था वो 74% था, तो उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 100% कर दिया गया है। तो कमेंट्स में ज़रूर आप बताइएगा कि भारत के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट कौन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था कि इन विच लैंग्वेज वाज द अर्लीस्ट लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया रिटेन अराउंड 326 BC। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका तमिल। मतलब लैंग्वेज और लिटरेचर से क्वेश्चन एक पूछा गया है, तो जीके सेक्शन में आपका लिटरेचर और पेंटिंग ये आपको जरूर देखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो ये भी वंस अगेन कह सकते हैं करंट अफेयर के एंगल से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, कि विच हाई कोर्ट इन इंडिया रिसेंटली मतलब जनवरी 2026 became first to permit the use of an AI assisted system super law court to analyze voluminous case records during court proceedings। आपका आंसर हो जाएगा मद्रास हाई कोर्ट। और इसके अभी राइट नो जस्टिस कौन है, तो जस्टिस हैं यहाँ के एन आनंद वेंकटेश, जिन्होंने परमिट बेसिकली आपका किया है। इसके बाद एक क्वेश्चन देखा गया कंप्यूटर से दोस्तों, कि एक शॉर्टकट की पूछा गया कॉपी का, कि कॉपी हम लोग कंप्यूटर में कैसे करते हैं। आंसर हो जाएगा Ctrl+C। और पेस्ट कैसे किया जाता है, तो Ctrl+V से पेस्ट किया जाता है। देन इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एक क्वेश्चन वंस अगेन फिर आपका पूछा गया दोस्तों आपका पॉलिटी के सेक्शन के अंदर से, कि इनमें से कौन सा वो फॉलोइंग है जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में नहीं लिखा गया था। हालांकि अगर हम बात करेंगे तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया था, और जिसमें एक सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था कि जो एडुकेशन पहले डीपीएसपी का पार्ट था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, उसको फंडामेंटल राइट्स बनाया गया अमेंडमेंट्स करके 86 के थ्रू, आर्टिकल नंबर 21A के अंदर राइट टू एडुकेशन के बारे में, और उसको फंडामेंटल राइट्स बनाया गया दोस्तों। तो एक चीज़ था आपका राइट टू प्रॉपर्टीज़ को लेके, जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में है। तो ऑप्शन में बेसिकली दोस्तों यही इसका आंसर था। जो बच्चे मतलब कि मुझे अपना रिव्यू दिए और बताएं मुझे, तो उन्हीं से ये जो है लिया गया है दोस्तों आपका ओवरऑल, ठीक है। इसके बाद अगर हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, तो अब आप दे सकते हैं कि आगे और क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सो अगला क्वेश्चन जो सिंपल पूछा गया है फिर वंस अगेन पॉलिटी के सेक्शन से, कि एक बिल अगर मान लीजिए बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पास होता है। बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा राज्यसभा, मतलब कोई भी बिल अगर मान लीजिए दोनों हाउसेस से पास हो जाता है, फिर वो कब एक्ट बनता है, मतलब कि एक्ट वो कब बनता है। तो सिंपल ये क्वेश्चन का आंसर है कि जब वो प्रेसिडेंट साइन कर देगा उसके ऊपर, तो एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट दैट इज़ कॉल्ड, फिर वो वहाँ पर कानून बन जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल पूछा गया था। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ल्ड अर्लीस्ट नॉन आर्टिफिशियल डॉक यार्ड कौन था बेसिकली, तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल आपका दोस्तों, जो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में कह सकते हैं पढ़ते हैं लोथल के नाम से। तो अब आपको क्या है कि आईवीसी के बारे में थोड़ा साइट्स देख लीजिएगा, है ना, उसके बारे में उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपके पेपर में बेसिकली आपका क्वेश्चंस बन सकता है। ये लोथल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, ठीक है। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वंस अगेन दिल्ली सल्तनत से, ठीक है, कि विच रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत क्रिएटेड द पावरफुल ग्रुप ऑफ 40 टर्किश नोबल नोन एज द तुर्कान चहलगानी, यानी कि चालीसा दल जिसको बोल सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के नाम से। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा ये 40 लोगों का जो दल रेडी हुआ था, इसको रिपील कब कर दिया गया, तो बलबन के द्वारा जो है कर दिया गया था। रिपील मतलब ख़त्म कर दिया गया था। हालांकि इल्तुतमिश के बाद कुछ समय के लिए रज़िया सुल्ताना आई थी गद्दी में, फिर उसको कॉन्स्पिरेसी के थ्रू जो है मार दिया गया। देन फिर फाइनली बाद में जाकर के बलबन आया, और इस तरह के 40 लोगों का जो नोबल्स का सिस्टम था उसको रिपील कर दिया गया दोस्तों। अच्छा, वंस अगेन अगर हम बात करेंगे आर्टिफिशियल डॉक यार्ड, जो मैंने पहले ही बताया, तो इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं लोथल के नाम से। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि लोथल को जो साइट है उसको खोजा कौन, डिस्कवर कौन किया, आपका आंसर हो जाएगा एसर रॉ के नाम से। अच्छा, कब किया, 1954 में। और ये कौन से रिवर्स पे लोकेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा बोगावा रिवर पे लोकेटेड है। इसके बाद एक क्वेश्चन देखा गया था 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर के। तो अगर हम फंडामेंटल ड्यूटी की बात करेंगे तो ये बेसिकली आपका दोस्तों आ जाएगा पार्ट नंबर 4A में, ठीक है।
और यहाँ पर आपका टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो आपको फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी दोनों अच्छे से पढ़ना होगा, बिकॉज वहाँ से अपकमिंग पेपर में क्वेश्चंस बन सकता है आपका दोस्तों। अच्छा, रिसेंट्स में टर्की ने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है बनाया, किस कंट्री के साथ वो मतलब कि ये प्रोग्राम चला रही है, बनाएगी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रशिया के साथ। तो यहाँ से भी क्वेश्चन मतलब कि बन सकता है आपका दोस्तों फाइनली। देन इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया कि डॉयस प्लान, DAWES, ठीक है, DAWES जो डॉयस प्लान है, ये प्लान कब लॉन्च किया गया था, किसके लिए? तो वर्ल्ड वार 2 के समय में जर्मनी के जो इश्यूज़ होता है बेसिकली उसके लिए लॉन्च किया गया था। और एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर से पूछा गया है, जो हम लोग वो झूमिंग कल्टीवेशन के बारे पढ़ते हैं कि कुरुआ नाम का एग्रीकल्चर ये कहाँ पे प्रैक्टिस होता है? आपका आंसर हो जाएगा झारखंड। देन इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा वो फॉलोइंग है जो टर्शरी सेक्टर में आता है? तो टर्शरी सेक्टर का मतलब सर्विसेज सेक्टर होता है दोस्तों। और जो भी लोग मान लीजिए टर्शरी सेक्टर में काम करते हैं तो जनरली वो सर्विसेज सेक्टर ही होता है बेसिकली। जैसे मान लीजिए हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर, तो हम क्या है सर्विसेज सेक्टर में काम कर रहे हैं। और इस तरह के लोग जो इस सेक्टर में काम करते हैं उसको वाइट कॉलर वर्कर बोलते हैं। तो इसका आंसर था सर्विसेज सेक्टर। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि 1990s या 1991 के आसपास सबसे ज़्यादा भारत के अंदर ग्रोथ कहाँ पर देखा गया था जीडीपी में? तो आपका आंसर हो जाएगा सर्विसेज सेक्टर। तो यहाँ पर आपके पेपर में सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन बन रहा है, तो ये भी आपको देख करके अच्छे से जाना होगा, यहाँ से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया है ज्योग्राफी के अंदर कि भारत का जो लैंड बाउंड्री एरियाज़ है, तो सबसे ज़्यादा भारत जो है चाइना के बाद अगर हम चाइना से कंपेयर करेंगे तो किससे शेयर करता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, ये रिमेंबर रखना है। और देखिए फिर वंस अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली सल्तनत से, मतलब 3 क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से पूछा गया, मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया, पॉलिटी के अंदर आपका डीपीएसपी, एक आर्टिकल था 39D के नाम से। तो ये सारा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस इकोनॉमिक पॉलिसीज वाज इम्प्लीमेंटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी? आपका आंसर हो जाएगा मार्केट कंट्रोल पॉलिसीज़, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वंस अगेन पॉलिटी से कि अंडर विच एक्ट वाज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या CAT इस्टेब्लिश्ड? तो ट्रिब्यूनल जो होता क्या है दोस्तों, आपका एक स्पेशल कोर्ट होता है जिसके भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 323A और B इसमें लिखा गया है। और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो एक्ट है ये 1985 में पास भी हुआ था बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा फिजिक्स से पूछा है कि हाइड्रोलिक जो ब्रेक्स होता है उसमें किस लॉ का प्रिंसिपल यूज़ होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पास्कल लॉ। देन अभी टर्की जो है मोस्ट पावरफुल एक बॉम्ब जो है बना रहा है नॉन न्यूक्लियर बेसिकली आपका, तो इसका नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा गजाप, 970 kg का बॉम्ब है ये। इसके बाद विच इज़ द फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया टू यूज़ AI टेक्नोलॉजी फॉर रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन स्पीच टू टेक्स्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग? दैट इज़ कॉल्ड कर्नाटका हाई कोर्ट। तो यहाँ तक जो हमारा सेशन था दोस्तों आपका रिलेटेड टू जो भी मैंने आपको बताया ओवरऑल, ठीक है, जिसमें मैंने कंप्लीट चीज़ें डिस्कस कर दिया। अब आने वाले अपकमिंग जितना भी शिफ्ट होगा उसको अच्छे से एनालाइज करके कंप्लीट एक कंपाइलेशन मेरा बन जाएगा 27 तारीख के बाद। उसके बाद फिर हम रिलीज़ करेंगे। तो अपकमिंग जो भी पेपर आपका होगा जितने भी सारे बच्चों का, तो अब आप कोशिश कीजिएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री पे थोड़ा फोकस करिएगा, पॉलिटी के अंदर डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज़, IVC हिस्ट्री के अंदर एंशंट पार्ट वो वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और कुछ कुछ करंट अफेयर जहाँ से बन रहा है ओवरऑल दोस्तों। तो बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट हमारा अगला सेशन में, जिस पे हम लोग और अच्छे से डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।